सभी छात्राध्यापकों छात्राध्यापिकाओं का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और आपको अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा कि आपका एग्ज़ाम डीएलएड फर्स्ट ईयर का बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हो और आप अपने अध्यापक बनने के सफ़र में कामयाब हो। ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, बहुत ही कम समय में अपने को एग्ज़ाम की तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत करना है। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सेकंड बुक है जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की शिक्षा के उद्देश्य ज्ञानम पाठ्यचर्या, उसकी फर्स्ट यूनिट के शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ आपके लिए, जिसका एग्ज़ाम 3 सितंबर को होना है। आज इससे पहले मैंने आपके संशोधित टाइम टेबल का वीडियो भी अपलोड किया मेरे चैनल पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए। बीएसटीसी की यूट्यूब क्लासों में अभी आपका स्वागत है। करते हैं शुभारंभ शिक्षा के उद्देश्य ज्ञानम पाठ्यचर्या के सिलेबस की क्लास का, जिसके यूनिट फर्स्ट है शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, जिसमें हम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा का अर्थ में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, संस्कृत से संबंध बनाते हुए शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की शिक्षा धातु से हुआ है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, अर्थात प्रेरक के रूप में इसका प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ हो जाता है सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और प्रेरक के रूप में इसका अर्थ होता है सिखाना। जो टीचर शिक्षा देता है उसका प्रेरक के रूप में सिखाना अर्थ होता है। अब शिक्षा का अंग्रेजी में अर्थ देखें तो अंग्रेजी के एडुकेशन शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। एडुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है, एडुकेयर से निकला है और एडुकेयर का अर्थ होता है विकसित करना। तो शिक्षा का अर्थ इंग्लिश में विकसित करना, डेवलप करना होता है। अब शिक्षा से ही संबंधित दो और शब्द हैं, जिसका एक है विद्या, एक है ज्ञान। विद्या जो अपने आप को शिक्षा से पृथक रखता है। विद्या का उद्गम संस्कृत की विद धातु से होता है, जिसका अर्थ है अधिक जानना, पता लगाना अथवा अधिक ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है उद्गम हुआ है ज्ञा धातु से संस्कृत की, जिसका अर्थ है जानना, बोध, साक्षात अनुभव, प्रकाश से अभिव्यक्ति। अब शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसमें आप बता सकते हो शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति में दक्षता का विकास करना, आत्म प्रकाशन या आत्मा अभिव्यक्ति का बोध है, सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी है, नवीनता के प्रति स्वीकृति का भाव है, वैज्ञानिकता व बौद्धिकता को प्राथमिकता है, सहयोग है, त्याग है, संयम है, स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता है, सामंजस्य है, अव्यवस्था के विरुद्ध साहस के गुणों का विकास है, सुनागरिकता के दायित्व का पालन है, गतिशीलता एवं सौदेश्य सक्रियता है, राष्ट्र एवं मनुष्यता के प्रति आदर है, प्रेम, जागरूकता, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। शिक्षा चाहती है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जिसमें ये सभी गुण हो। अब जॉन डीवी प्रसिद्ध शिक्षाकार दार्शनिक, जिनके विचारों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। ये व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास करती हैं जो उसे पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती हैं। नेक्स्ट है, अब सीखने के क्या क्या आयाम हैं प्रमुख। तो सीखने का पहला आयाम है सीखने वाला, दूसरा है सिखाने वाला, तीसरा है जो सिखाया जा रहा है। आगे हैं सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे शिक्षा या सीखने की प्रक्रिया में विधि, शिक्षण विधि या शिक्षण प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखने की कोई विधि न होने पर त्रिपक्षता अर्थशून्य हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि त्रिपक्षता क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि त्रिपक्षता शिक्षण की विधियों का समायोजन है, जिसके अंतर्गत प्रथम कारक है सुनियोजन, द्वितीय है नवीनता और तीसरा है सीखना। यह त्रिपक्षता का सिद्धांत है शिक्षा के संबंध में, जिसमें विषय सीखना, सिखाने वाला और जिस विषय को सीखा जाता है, इन तीनों के मध्य अंतर संबंध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन
का बहुत ही महत्व है, या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सौ उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है ये। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस प्रश्न के जवाब में हम इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि जन्म से ही मानव की पहली समस्याएं स्वयं के परिवेश से अनुकूलित होने की होती है। वह स्वयं शिशु के रूप में दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है वैसे वैसे उसे अन्य कई स्तरों पर अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। यह अनुकूलन शीघ्र रूप से एवं बाधा रहित हो, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा में प्रकृति से सामंजस्य होने के साथ साथ स्वयं के संवेग, आवेग, कामना, प्रवृत्तियों एवं अभिलाषाओं से सामंजस्य अथवा अनुकूलन होना भी निहित है। यही कारण है कि शिक्षाविदों ने उपाधिमूलक शिक्षा को समयावधि सीमित माना है, किंतु अनुकूलन के अंतर्गत शिक्षा को जीवन पर्यंत माना गया है। तो शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बच्चे को दूसरों पर निर्भरता से हटने के लिए तथा अपने परिवेश से अनुकूलन होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार हम इस प्रश्न का बहुत ही सटीक और लाजवाब उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा कि ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति समझिए। ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति समझिए। प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति एवं अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो हम ज्ञान की प्रकृति एवं अर्थ के साथ ही स्वरूप एवं शिक्षा से संबंध भी ज्ञान का देखेंगे। तो इस प्रकार है, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हम वहाँ पर पानी ही प्राप्त करते हैं तो ये हमें ज्ञान है। अमुक जगह पर पानी होने का वास्तविक ज्ञान है। इसके विपरीत निकट जाने पर यदि हम पानी के स्थान पर रेत प्राप्त करते हैं तो वह हमारी प्यास नहीं बुझा पाएगी। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। ज्ञान का एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हम कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी। हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता। हमें विश्वास होना चाहिए कि वहाँ पर पानी है, फिर विश्वास का सत्य भी होना चाहिए, वहाँ पर पानी मिलना भी चाहिए। फिर प्रामाणिकता का प्रयुक्त आधार होना चाहिए, वो पानी प्यास बुझाने वाला होना चाहिए, वहाँ पर पानी है कि नहीं है ये प्रमाणिक भी होना चाहिए। फिर है प्लेटो भी ज्ञान की कुछ परिभाषा देता है इस प्रकार। प्लेटो के अनुसार परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना है, क्योंकि अनुभव में कई संदेह हो सकते हैं, अस्पष्ट हो सकते हैं, अनिश्चित हो सकते हैं, घुली मिली रहती है। अनुभव में संदेह, अस्पष्टता, अनिश्चितता घुली मिली रहती है। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियाँ बनाई हैं जिन पर हमें किसी अपने ज्ञान को परखने के बाद ही अनुभव को परखने के बाद ही ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उन्हें हम सरल रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे आगे ज्ञान की कसौटियों में। मैं आपके लिए अगला प्रश्न ज्ञान की कसौटियों का लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप ध्यान रखना कि प्लेटो ने ही ये ज्ञान की कसौटियाँ दी है। तो नेक्स्ट अपने दोस्तों, सामान्यतया हमें निरंतर अनुभव होते रहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, जिनमें नाक, कान, जीवा, त्वचा, आँख आदि सम्मिलित। आदि क्या 5 ही तो है, नेत्र, कान, जीवा, नाक, त्वचा। इंद्रियों के माध्यम से आए हुए ये अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं और वहाँ मन एवं मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। श्रेणियों एवं कोटियों में इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण है, पृथक्करण एवं योगीकरण किया जाता है। जैसे कि हम रसोई का सामान रसोई घर में, बैठक का सामान बैठक घर में और नहाने धोने का सामान स्नान घर में वर्गीकृत करके व्यवस्थित कर देते हैं, वैसे ही हमारा मन और मस्तिष्क चीज़ों को अपने
अनुसार व्यवस्थित करता है। यद्यपि ये सब सामान हम बाजार से एक साथ ही लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर से एक साथ ही आते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने का काम मस्तिष्क वर्तमान करता है, किंतु मन मस्तिष्क द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित हो जाता है, कुछ नया बन जाता है, कुछ सृजन हो जाता है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इनका अनुभवों पर लागू होने से अनुभवों का वही रूप नहीं रहता जैसा वह पहले था। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे दो अनुभव जो अलग अलग आए हैं उन्हें जोड़ने का काम मनस करता है, अर्थात मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत और व्यवस्थित करके नया रूप देता है। इस तरह ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। अनुभव को संश्लेषित कर भी सकता है, विश्लेषित करके फैला कर भी विस्तार से भी कर सकता है और सार रूप में भी कर सकता है। उसकी परिभाषा यथार्थ अनुभवम ज्ञानम कहकर दी जाती है कि यथार्थ अनुभव ही ज्ञान है। उसकी परिभाषा इस प्रकार है। यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। उनमें प्रमुख है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान अथवा यथार्थ अनुभव को प्रमा अर्थात वैलिड कहा जाता है। किन साधनों से प्राप्त ज्ञान को वैलिड कहा जाता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द, ये 4 साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के भारतीय चिंतन के अनुसार। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को आप वैलिड कह सकते हो, मान्य कह सकते हो, विदित कह सकते हो, जबकि इनसे भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को इनवैलिड अर्थात अयथार्थ कहा जाता है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। अब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के साधनों को सरल रूप से समझना ठीक रहेगा। जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ जिसे हम देखने, सूंघने, चखने, सुनने अथवा स्पर्श के अनुभव हो, वो प्रत्यक्ष के ज्ञान हो गया। इसी तरह जब दो वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं तो एक के न होने पर भी दूसरे का ज्ञान होना प्रत्यक्ष के कारण नहीं अपितु अनुमान के कारण है। जैसे आप पानी भरे उमड़ते उमड़ते बादलों को देखते हो, वहाँ वर्षा का होने का अनुमान या धुआं देखकर आग का अनुमान है। यह अनुमान है, एक के होने पर दूसरे के न होने का अनुमान है। किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। तुलनात्मक ज्ञान को उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमा की सुंदरता से चेहरे की सुंदरता का ज्ञान तुलना करने से प्राप्त होता है। वास्तविक या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का चौथा साधन है शब्द। इसका अर्थ है विश्वसनीय एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से प्राप्त ज्ञान। कई विषय क्षेत्रों का ज्ञान अप्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान से न होकर शब्द साधन से होता है। दुनिया में अमेरिका नामक देश है, इसका ज्ञान यदि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान से न हो किंतु शब्द से अर्थात विश्वसनीय व्यक्ति के कथन से हो तो इसका ज्ञान हो सकता है। इस तरह के ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा जाता है, किंतु वह वाकई में यथार्थ का अनुभव ही है। इसे निर्धारित करने के लिए उसे कुछ कसौटियों पर खरा उतरना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये हमने ज्ञान की प्रकृति पढ़ ली, ज्ञान के कुछ वैलिड साधन भी पढ़ लिए, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान की प्रमुख कसौटियाँ। किन किन कसौटियाँ पर खरा उतरने वाला अवश्य वस्तु ज्ञान कहलाता है, ये समझेंगे। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखना। ज्ञान की कसौटियाँ, 5 कसौटियाँ दी गई हैं, जिन 5 कसौटियों को प्लेटो ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन कसौटियों पर खरी उतरने वाली विषय वस्तु आपके लिए ज्ञान होगी। पहली कसौटी है निश्चितता, सर्टेनली। निश्चितता वो जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, यदि वह अनिश्चित अर्थात रूप, सीमा, अवधि व स्थिति के अनुसार न हो तो वह ज्ञान का आधार या रूप नहीं हो सकते। जैसे अंधेरे में किसी सफ़ेद वस्तु का आपको दिखाई देना। इस उदाहरण में सफ़ेद वस्तु रूप, सीमा, अवधि एवं स्थिति के अनुसार अनिश्चित है, किंतु अनुभव में आ रही है। पता चल रहा है वहाँ सफ़ेद वस्तु है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, रूप कैसा है, अवधि कितनी हुई है, उसे इसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा अनुभव ज्ञान नहीं होगा, इसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह तभी कहा जाएगा जब वह निश्चितता की शर्त पूरी कर ले। अर्थात अंधेरे में सफ़ेद दिखाई देने वाली वस्तु गाय है तो ये आपके निश्चितता है। अमुक आकार प्रकार की गाय है, अमुक स्थिति में खड़ी है, बैठी है, वे इतने समय से वही हैं, आदि आदि बातों का हमें अनुभव हो जाए तो यह निश्चितता की कसौटी पूरी हो गई। यह माना जाता है कि निश्चितता ज्ञान की एक कसौटी है। अभी ज्ञान को 5 कसौटियों से गुजरने पर वो पूर्णतः ज्ञान होगा। तो निश्चितता की कसौटी से गुजरना बहुत जरूरी है। अगला है
स्पष्टता, क्लियरिटी। आपको जो वस्तु दिख रही है वो क्लियर दिखनी चाहिए। हमें न केवल ये अनुभव होना चाहिए कि अंधेरे में दिखाई देने वाली वस्तु सफ़ेद वस्तु गाय है, वह अमुक रूप है, स्थिति व अवधि में। सिर्फ निश्चितता ही काफ़ी नहीं है, निश्चितता से आगे स्पष्टता की भी जरूरी है। आपको ये पता चल गया कि वहाँ गाय हैं, इतनी अवधि से हैं, ये स्थिति हैं, अमुक रूप हैं, तो वो ज्ञान नहीं है। लेकिन उसमें आपको क्या ऐड करना है? अभी स्पष्टता के अलावा भी बहुत कुछ ऐड करना है। अभी तो ये भी अनुभव होना चाहिए कि वे अन्य से भिन्न भी हैं। ऊपर वाले गाय के उदाहरण में पहले कसौटी के अनुसार यद्यपि सब कुछ निश्चित है, किंतु वहाँ पर स्पष्ट कुछ भी नहीं हुआ है कि गाय के अतिरिक्त वहाँ जो कुछ हैं गाय उससे भिन्न है। जैसे गाय जहाँ स्थित है वहाँ यदि सफ़ेद दीवार या अन्य कोई सफ़ेद वस्तु हुई तो गाय के आकार प्रकार का सही अनुभव नहीं हो सकेगा, और इस गलत अनुभव के कारण हमें उसे ज्ञान नहीं कह सकेंगे। द्रोणाचार्य जी द्वारा कौरवों पांडवों से शिक्षाभ्यास के दौरान पूछा गया ये प्रश्न हम सभी को भली भांति याद ही होगा कि पेड़ पर बैठे पक्षी का तुम लोग क्या क्या अंग देखते हो। सभी ने स्पष्ट अस्पष्ट उत्तर दिया, यद्यपि वे उत्तर गलत नहीं थे। सही उत्तर केवल अर्जुन द्वारा दिया गया, मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता गुरुदेव। इस कथन में पक्षी का पेड़ की अमुक डाले पर निश्चित रूप अवधि एवं स्थिति में होना निश्चितता की कसौटी को पूरा करता है, किंतु लक्ष्य भेद के ज्ञान की दृष्टि से स्पष्टता की कसौटी को पूरा नहीं करता। लक्ष्य भेद को ज्ञान केवल आँख को देखने अथवा उससे अन्य को पृथक कर देने में निहित है। स्पष्टता का अर्थ है किसी वस्तु का अन्य वस्तु से भिन्न रूप में अनुभव हो जाना। तो दोस्तों, ज्ञान की कसौटियों में स्पष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आप भी अपने लक्ष्य की तरफ अर्जुन की तरह फोकस रखिएगा। आप भी अपने लक्ष्य टीचर बनने के लिए अर्जुन की तरह फोकस रखिएगा। नेक्स्ट ज्ञान की कसौटी है अबाध्यता। इसका अर्थ यह है नेक्स्ट ज्ञान की कसौटी है अबाध्यता, नॉन कॉन्ट्रैक्टरी। इसका अर्थ यह है कि एक प्रकार के ज्ञान का किसी अन्य प्रकार के ज्ञान से खंडन नहीं होना चाहिए। आपने आँख से जो देखा है, कानों से जो सुना है, जीभ से जो चखा है और त्वचा से जो एक्सपीरियंस किया है, इन सब में सामंजस्य होना चाहिए। अग्नि का स्पर्श हो जाने पर यदि शीतलता का अनुभव हो तो इसे अग्नि का ज्ञान नहीं कहा जा सकता। 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को अबाधितता के अतिरिक्त पूर्व एवं वर्तमान ज्ञान में भी अबाधित होना चाहिए। यदि आप विज्ञान द्वारा प्रस्तुत पूर्व ज्ञान के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कई मान्यताओं और तथ्यों का बाद में की गई खोज एवं अनुसंधान के आधार पर खंडन हो जाता है। अतः विज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान अभी तक खंडित नहीं हुआ है वही वास्तविक ज्ञान है। संभवतः इसलिए इसी सभी विषयों में निरंतर नई खोज एवं स्थापनाएँ होती रहती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्थिर नहीं है अपितु गतिशील है। अबाधितता की कसौटी ज्ञान के वास्तविक स्वरूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी पूर्ति के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चौथी कसौटी की ओर बढ़ने से पूर्व आपको ये बता देता हूँ कि ज्ञान की पुनरावृत्ति या उसकी स्मृति को ही ज्ञान नहीं माना जाता। ज्ञान नया होना चाहिए, ज्ञान में नयापन होना चाहिए, नवीनता नवाचार होना चाहिए। पुराने ज्ञान को बार बार दोहराना वो ज्ञान नहीं कहलाता। वो आपको पहले से विदित था, बस आप उनका रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन कोई ज्ञान नहीं है, दोहरान कोई ज्ञान नहीं। तो नॉवेलिटी अगला कसौटी है ज्ञान का, नवीनता। ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उसमें नवीनता नयापन होना आवश्यक है। नवीनता चाहे तथ्य की हो, सूचना की हो या दृष्टिकोण की हो या अनुभव की हो, नवीनता के बिना उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, उसे आवर्ती मात्र कहा जाएगा। एक उदाहरण से स्पष्ट करें, आप ये पूछ सकते हैं कि प्रतिदिन मंदिर जाना, रोज़मर्रा के काम करना एवं सभी परिचितों से रोज़ मिलना, क्या इनमें कोई ज्ञान नहीं होता? तो इसका सीधा उत्तर होगा इनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। कारण ये है कि इन सभी गतिविधियों को आप यांत्रिक शैली में करते हैं। जिस क्षण से आप उन्हें यांत्रिक शैली से न करके भिन्न प्रकार से करेंगे, उनमें नवीनता उत्पन्न होगी, वे अनुभव ज्ञान बन जाएगा। दोस्तों, क्या होगा? वही अनुभव आपका ज्ञान बन जाएगा। नेक्स्ट ज्ञान की कसौटी है क्रिया साफल्यता। क्रिया साफल्यता मतलब रिजल्ट अचीविंग, उस प्राप्त ज्ञान का कार्य प्रगति पर सिद्ध होना, कार्य काम की कसौटी पर सिद्ध होना। ज्ञान की इस कसौटी का यह अर्थ है कि चारों कसौटियों पर खरा उतरने के बाद जब उस ज्ञान को क्रियात्मक, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकली रूप दे अथवा उसके लिए कोई क्रिया करे तो उस क्रिया को सफल होना चाहिए। अर्थात क्रिया विशेष के करने पर उससे संबंधित फल या परिणाम की प्राप्ति होनी चाहिए। उदाहरण से समझने का प्रयास करें
कहीं दूर हमें जल होने का अनुभव हुआ, उससे इसे ज्ञान बनने के लिए हमारे चारों कसौटियाँ पूरी कर ली, किंतु जल जब तक हमारी प्यास न बुझाए तब तक उस जल को प्यास बुझाने वाले जल के ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कारण ये कि जो क्रिया हमने चारों कसौटियों के अंतर्गत पूरा करने के बाद हुए ज्ञान के आधार पर की थी, जो क्रिया हमने चारों कसौटियों के पूरा करने के बाद हुए ज्ञान के आधार पर की, वह यदि सफल न हो तो इसे ज्ञान की अंतिम कसौटी क्रिया साफल्य के आधार पर ज्ञान नहीं कहा जा सकता, चाहे उसने पहले की चारों कसौटियों को चरणबद्ध रूप में क्यों न पूरा कर लिया हो, जैसे निश्चितता, स्पष्टता, नवीनता, अबाधितता। चारों कसौटियों को पूरा कर लिया हो भले ही, लेकिन अगर उसने क्रिया साफल्य को पूरा नहीं किया है तो वो ज्ञान नहीं होगा। आपने स्वयं अपने जीवन में और आपके परिचितों के जीवन में देखा होगा कि क्रिया साफल्य के बिना उनका ज्ञान, उनकी गुणवत्ता अथवा परिश्रम महत्व नहीं पाते। विज्ञान में भी क्रिया साफल्य को ही प्रयोग की सत्यता माना जाता है। ज्ञान को जब स्वउद्देश्य क्रिया कहा गया है तो इसका उद्देश्य यह है कि उसे स्वयं के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। रोगी को दी जाने वाली औषधि को तभी सही माना जाएगा जब वे रोगी की बीमारी अथवा कष्ट को दूर करे। जो ऐसा ना करे उसे न तो सही औषधि कहा जाएगा और न उसे देने वाले को सही ज्ञाता कहा जाएगा। जिसे भी हम ज्ञान कहते हैं वे वास्तव में तभी ज्ञान हो सकता है जब इन सभी कसौटियों पर खरा उतरे, जैसे निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए, नया होना चाहिए और नेक्स्ट एंड सेकंड क्रिया साफल्य पर, प्रैक्टिकल पर खरा उतरना चाहिए, प्रयोग करने पर सही साबित होना चाहिए। अब दर्शन शास्त्र में कुछ दार्शनिक मत हैं शिक्षा के ऊपर, जिनका हम पूरा अध्ययन तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आ चुका हूँ। देखो 4 मत बताए गए हैं इसमें, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और व्यवहारिकतावाद। उसमें मैं आदर्शवाद के कुछ आलोच्य बिंदु लेकर आया हूँ। आदर्शवाद की आलोचना के संदर्भ में आदर्शवाद की आलोचना हम इस आधार पर कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य को एक निरपेक्ष सत्ता का विचार बताता है जो गूढ़ और किसी अर्थ में अबोधगम्य है। और दूसरी बात यह कि विद्यार्थी ऐसे आदर्श को प्रेरक स्वीकार नहीं करते हैं जो दूरस्थ एवं गूढ़ हो। शिक्षक का महत्व अधिक होने से विद्यार्थी स्वावलंबन नहीं सीख पाता है। आदर्शवाद में शिक्षक का महत्व ज़्यादा बताया गया है, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबित नहीं होगा, स्वावलंबित होकर नहीं सीख पाता एवं वह शिक्षक पर ज़्यादा निर्भर रहता है। नेक्स्ट तीसरी बात आलोचना के तौर पर यह है कि आदर्शवाद उच्च उद्देश्य की तो बहुत चर्चा करता है, किंतु उतनी ही गंभीरता, स्पष्टता और निश्चितता से विधि अथवा तरीके की चर्चा बिल्कुल नहीं करता जिस तरीके से उद्देश्य को पाया जा सके। वो उच्च उद्देश्य, उच्च आदर्श तो बताता है, लेकिन उनको प्राप्त कैसे किया जाए उसकी कोई विधि निश्चित, गंभीर, स्पष्ट रूप से नहीं बताता। इन सब नकारात्मक कठिनाइयों के होते हुए भी शिक्षा जगत में आदर्शवाद का मूल्य कम नहीं हुआ है। शिक्षा की तकनीकी, समाज एवं वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से कई परिवर्तन आए, किंतु उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब भी आवश्यकता हुई। शिक्षाविदों ने आदर्शवाद से ही सामग्री एवं प्रेरणा ग्रहण की है। तो हम इन आलोचनाओं के माध्यम से आदर्शवाद का महत्व कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इन पर सुधार करने की जरूरत है। आदर्शवाद की आलोचना तो पढ़ ली, अब देखते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ क्या था। तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत हमने ये जाना कि प्रत्यक्ष एवं इंद्रियों से बाह्य हमारे जानने की सीमा नहीं है। इसके विपरीत कई चिंतकों ने भिन्न मान्यता प्रस्तुत की। ऐसे चिंतक जो विचार को अत्यधिक महत्व देते हैं, चाहे वे प्राचीन हो या आधुनिक, उनके विचारों का समावेश जिस सिद्धांत में होता है वह आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ देखा जाए तो आदर्श का अर्थ होता है श्रेष्ठतम, किंतु यहाँ इसका अर्थ विचार अथवा प्रत्यय से लिया गया। जैसे कुर्सी एक वस्तु है और कुर्सी का विचार उसका प्रत्यय है। आदर्शवादी प्रत्ययों का ही ज्ञान मानते हैं, प्रत्ययों को ही ज्ञान मानते हैं, इसलिए उन्हें प्रत्ययवादी और विचारवादी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में विचार को आइडिया कहा जाता है, अतः विचारवाद आइडियाइज्म है, किंतु इसमें एल अक्षर जोड़कर आइडियलिज्म कहा जाता है, जिसका हिंदी अनुवाद आदर्शवाद कर दिया गया। किसी दृष्टि से यह इस अर्थ में उचित भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्ययवाद विचार अथवा मनुष्य को ही आदर्श परम मानता है। अब हम आदर्शवाद के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। विचार एवं आदर्श को मूल मानने के कारण आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य उस परम विचार का अनुभव करता मानता है जो निरपेक्ष है। इस तरह स्व का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य बन जाता है। स्व के विभिन्न स्तर हैं, जैसे भौतिक स्व, सामाजिक स्व, मनोवैज्ञानिक स्व,
हम आध्यात्मिक स्व। जब विद्यार्थी इन विभिन्न स्तरों पर स्वयं के स्व को जानता है तो वे परम विचार तक पहुँचता है। आदर्श वास्तु ने शिक्षा का उद्देश्य यही बताया है कि हमें स्व को जानना है, अपने आप के ज्ञान को जानना है। भौतिक स्व है, सामाजिक स्व है, मनोवैज्ञानिक स्व है, आध्यात्मिक स्व है। इन सबको स्व को जानना शिक्षा का उद्देश्य बताया आदर्श। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं अंत में यथार्थवाद पर थोड़ी दृष्टि डालना चाहता हूँ। यथार्थवाद के अर्थ के संदर्भ में, यथार्थवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व मनुष्य से बाह्य है और विचार या प्रत्यय पर आधारित नहीं। सामान्यतः अनुभव से संपृक्त इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जगत एवं उसकी वस्तुएं यथार्थ हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक होने के कारण ही हम इनके बारे में विचार करते हैं। विचार शून्य से उत्पन्न नहीं होता, अतः सुख दुख आदि के अनुभव यथार्थ वस्तु से संपर्क के परिणाम हैं, स्वप्न अथवा कल्पना के नहीं। यथार्थवाद के प्रकार देख लीजिएगा एक बार। यथार्थवाद दो प्रकार का है, पहला प्राचीन यथार्थवाद और दूसरा वैज्ञानिक यथार्थवाद। प्राचीन यथार्थवाद सृष्टि एवं सृष्टिकर्ता को वास्तविक मानता है और प्राकृतिक जगत में शिक्षा तथा अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। वैज्ञानिक यथार्थवाद के अनुसार यथार्थ स्थिर नहीं है, अपितु गतिशील अथवा प्रवाहमय है, अतएव परिवर्तन एवं अस्थिरता वैज्ञानिक यथार्थवाद की महत्वपूर्ण घटक है। यथार्थ को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना वैज्ञानिक यथार्थवाद का मूल आशय रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अपने आज की सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का ये क्लास सेशन को कंप्लीट करता हूँ और आपके लिए शुभेच्छा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आए जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और इसी तरह इसी सब्जेक्ट के और अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट सी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।